एकक 9 उपसह संयोजक यौगिक। देखिए, उपसह संयोजक यौगिक क्या होते हैं? वे यौगिक जिनमें धातु, परमाणु या आयन परमाणु या परमाणुओं के समूह से उपसह संयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, उपसह संयोजक यौगिक कहलाते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे K4FeCN6, K4FeCN6 यानी पोटेशियम फेरोसाइनाइड, CuNH3 की 4 Cl2, ठीक है, टेट्रामीन कॉपर सेकेंड क्लोराइड। तो ये इस तरह के जो यौगिक होते हैं ये उपसह संयोजक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, इन यौगिकों को संकर यौगिक भी कहते हैं। इनका एक दूसरा नाम है संकर यौगिक या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका वर्नर सिद्धांत। यह सिद्धांत वर्नर ने सन 1898 ईस्वी में दिया था। यह सिद्धांत वर्नर ने सन 1898 ईस्वी में दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है, वह दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। एक प्रकार की संयोजकता को इसकी प्राथमिक संयोजकता कहते हैं। एक प्रकार की संयोजकता इसकी प्राथमिक संयोजकता है और दूसरे प्रकार की संयोजकता इसकी द्वितीयक संयोजकता है। द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता जो होती हैं वे आयनन योग्य होती हैं। आयनन योग्य अर्थात ये केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होती हैं। ठीक है, यानी जो भी केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या होगी, ठीक है, वही उसकी प्राथमिक संयोजकता है। द्वितीयक संयोजकता जो होती है वो केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा बने उपसह संयोजक बंधों की संख्या के बराबर होती है ना। द्वितीयक संयोजकता उपसह संयोजक बंधों के बराबर होती है। ठीक है, और जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं ये दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट करने की प्रवृत्ति रखते हैं। यानी ये प्राथमिक संयोजकता को भी अपनी संतुष्ट करते हैं और द्वितीयक संयोजकताओं को भी ये संतुष्ट करते हैं। ठीक है, तो ये वर्नर का सिद्धांत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन उपसह संयोजक यौगिकों में वह धातु परमाणु जो उपसह संयोजक बंधों द्वारा जुड़ा होता है उसे केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहते हैं। ठीक है, उपसह संयोजक यौगिकों में जो भी धातु परमाणु उपसह संयोजक बंधों द्वारा जुड़ा होता है उसे केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहते हैं। जैसे K4FeCN6 में Fe एक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है। देखिए, धातु परमाणु उस समय होगा जब ये कोई इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करता और केंद्रीय धातु आयन ये उस समय होगा जब ये इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किए हैं, अर्थात ये Fe2 पॉजिटिव अवस्था में यहाँ पर है क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर +2 है। तो इसलिए यह एक केंद्रीय धातु आयन है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर दोनों बातें लिखी जाती हैं, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। ठीक है, तो जो भी धातु परमाणु उपसह संयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें ही
केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहते हैं। तो यहाँ पर Fe एक केंद्रीय धातु आयन है। नेक्स्ट है समन्वय मंडल, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उप सहसंयोजक यौगिकों में स्क्वायर ब्रैकेट से घिरा समूह, स्क्वायर ब्रैकेट से घिरा समूह उप समन्वय मंडल कहलाता है। जैसे K4FeCN6 में स्क्वायर ब्रैकेट से घिरा समूह ये है, FeCN6 है, तो इसे यहाँ पर क्या कहेंगे, समन्वय मंडल कहेंगे। ठीक है, तो ये समन्वय मंडल होता है। इसे उप सह संयोजन सत्ता भी कहते हैं या समन्वय सत्ता भी कहते हैं। समन्वय मंडल से जो बाहर होता है उसे प्रति आयन या काउंटर आयन भी कहते हैं। तो ये काउंटर आयन होता है और जो स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज होता है ये समन्वय मंडल कहलाता है। नेक्स्ट है संकुल लवण और द्विविक लवण क्या हैं, इनमें क्या विभेद है। देखिए, संकुल लवण तो वे होते हैं जिनका पूर्ण वियोजन नहीं होता है, पूर्ण वियोजन नहीं होता है। ठीक है, संकुल लवण में होते हैं जिनका पूर्ण वियोजन नहीं होता है, यानी जो पूर्ण रूप से अपने आयनों में वियोजित नहीं होते हैं और ये वियोजन पर एक संकुल आयन भी देते हैं। संकुल आयन यानी जटिल आयन, ऐसा आयन जो जटिल हो, जिसका और आगे वियोजन ना होता हो। ठीक है, लेकिन जो फेरस अमोनियम सल्फेट होते हैं इनका, यानी जो द्विविक लवण होते हैं जैसे कि फेरस अमोनियम सल्फेट, इनका पूर्ण वियोजन होता है, इनका पूर्ण वियोजन होता है और ये वियोजन पर सरल आयन देते हैं। सरल आयन वे होते हैं जो आगे और अपने आयनों में वियोजित नहीं होते हैं। जैसे K4FeCN6 है, ये वियोजित होकर के अगर इसको जल में घोला जाए 4 K पॉजिटिव और एक FeCN6 4 नेगेटिव आयन प्राप्त होता है। इस आयन को संकुल आयन कहते हैं, क्योंकि देखिए इसमें धातु परमाणु भी हैं और ऋण आयन भी हैं। ठीक है, तो ये आगे और वियोजित नहीं होते हैं, इसलिए यह एक संकुल आयन है। जबकि ये फेरस अमोनियम सल्फेट एक द्विविक लवण है, क्योंकि इसमें एक लवण तो हो गया फेरस सल्फेट और एक लवण हो गया इसमें अमोनियम सल्फेट, तो ये दोनों ही वियोजित होते हैं और ये बनाते हैं Fe2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ये तो वियोजित होकर के देगा Fe2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, और अमोनियम सल्फेट वियोजित होकर के देता है 2 NH4 1 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो इस प्रकार से पूर्ण रूप से अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, लेकिन जो संकुल लवण हैं ये पूर्ण रूप से अपने आयनों में वियोजित नहीं होते हैं। ये इनमें विभेद है। नेक्स्ट है लिगेंड क्या है। लिगेंड देखिए, उप सहसंयोजक यौगिक होते हैं, उनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन भी होता है। तो उन केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के चारों ओर स्थित अणु या आयन को लिगेंड कहते हैं। जैसे उदाहरण, एक सबसे अच्छा उदाहरण है K4FeCN6, बार बार हम यही उदाहरण ले रहे हैं। ठीक है, तो K4FeCN6 में Fe एक केंद्रीय धातु आयन है और इसके चारों ओर 6 Cn निगेटिव आयन जुड़े हुए हैं। तो इन 6 Cn निगेटिव आयन को, तो ये आयन है, इन 6 Cn निगेटिव आयन को लिगेंड्स कहेंगे। ठीक है, देखिए कैसे जुड़े हुए हैं। Fe के चारों ओर 6 Cn इस तरीके से उप सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं। ये इस तरीके से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इस सारे के ऊपर 4 निगेटिव चार्ज है और यहाँ 4 K पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो यहाँ Fe पर 2 पॉजिटिव चार्ज है और 6 Cn पर एक एक निगेटिव, यानी टोटल हुआ 6 निगेटिव, तो 2 पॉजिटिव, तो बाहर बचेगा 4 निगेटिव। ठीक है, और ये 4 निगेटिव
इन 4 पोटेशियम आयनों के 4 धनावेश से उदासीन है। ठीक है, तो लिगेंड क्या है? जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के चारों ओर उपस्थित अणु या आयन होते हैं उन्हें लिगेंड्स कहते हैं। नेक्स्ट है लिगेंड्स के प्रकार। लिगेंड्स निम्नलिखित प्रकार के हैं। पहला है एक दंतुर लिगेंड। एक दंतुर लिगेंड होता है जो एक उपसह संयोजक बंध बनाता है। एक उपसह संयोजक बंध बनाता है, अर्थात जिसमें एक दाता परमाणु होता है। एक दाता परमाणु, दाता परमाणु होता है जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। ठीक है, क्योंकि उपसह संयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच में एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक परमाणु देता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन युग्म C ने इस Fe को दिया है, तो C यहाँ पर एक दाता परमाणु है। तो जिनमें एक दाता परमाणु होता है वे एक दंतुर लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, अर्थात जो एक उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं उन्हें एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। जैसे Cl निगेटिव, Br निगेटिव, I1 निगेटिव, CH3COO1 निगेटिव, ठीक है, OH1 निगेटिव। तो इस तरह से जो भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं या केवल एक उपसह संयोजक बंध बना सकते हैं वे सब एक दंतुर लिगेंड कहलाते हैं। दूसरा प्रकार है द्विदंतुर लिगेंड, यानी जो दो उपसह संयोजक बंध बना सकते हैं, अर्थात जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं। दो दाता परमाणु होते हैं वे द्विदंतुर लिगेंड कहलाते हैं। जैसे कि ऑक्जीलेट आयन है ना, ऑक्जीलेट आयन C2O4 2 निगेटिव। तो C2O4 2 निगेटिव में हम अगर इसकी संरचना देखें तो COO1 निगेटिव, सिंगल बॉन्ड COO1 निगेटिव। तो यहाँ पर ये दो परमाणु ऐसे हैं ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यह एक द्विदंतुर लिगेंड है। ऐसा ही एक और लिगेंड होता है एथिलीन डाईएमीन। एथिलीन डाईएमीन CH2CH2 NH2 और इधर भी एक NH2। तो हम जानते हैं कि N पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, तो यहाँ पर दो नाइट्रोजन परमाणु हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, यानी यहाँ पर दो दाता परमाणु हैं। तो इसलिए यह एक द्विदंतुर लिगेंड है क्योंकि यह दो उपसह संयोजक बंध बना सकता है। ठीक है, तो ये द्विदंतुर लिगेंड होते हैं। एक होते हैं बहुदंतुर लिगेंड, जो दो से ज़्यादा उपसह संयोजक बंध बना सकते हैं वे बहुदंतुर लिगेंड होते हैं। जैसे EDTA, पूरा नाम होता है E से एथिलीन, ठीक है, D से डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन, और T से बनेगा टेट्रा और A से बनेगा एसीटेटो। ठीक है, तो एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो एक बहुदंतुर लिगेंड है। इसकी संरचना कैसी होती है देखिए, CH2CH2 N, इधर भी एक N। ठीक है, अब ये एक द्विदंतुर लिगेंड है। अगर यहाँ हम एक CH2COO1 निगेटिव जोड़ दें तो अब ये हो गया त्रिदंतुर लिगेंड। ठीक है, इधर भी एक CH2COO1 निगेटिव जोड़ दें तो अब ये क्या हो गया 1 2 3 4 चतुर्दंतुर लिगेंड। और यदि यहाँ एक CH2COO1 निगेटिव जोड़ दें तो अब ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 यानी पंचदंतुर लिगेंड। और एक और इधर जोड़ दें तो अभी हो गया ये षटदंतुर लिगेंड। ठीक है, तो यहाँ पर दो से ज़्यादा लिगेंड, क्योंकि दो से ज़्यादा उपसहसंयोजक बंध बन रहे हैं इसलिए यह एक बहुदंतुर लिगेंड है। और इसका नाम क्या है EDTA, है ना, एडेटा पूरा नाम है एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो। ये तो हो गया इसमें एथिलीन, ये हो गया डाईएमीन और ये 4 एसीटेटो। ठीक है, तो यह है बहुदंतुर लिगेंड। चौथे प्रकार का लिगेंड होता है किलेट लिगेंड। किलेट लिगेंड देखिए वे लिगेंड
जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ 5 या 6 सदस्यी रिंग का निर्माण करते हैं, 5 या 6 सदस्यी रिंग का निर्माण करते हैं, उन्हें किलेट लिगेंड कहते हैं। ठीक है, तो किलेट लिगेंड क्या है? जो केंद्रीय धातु परमाणु, जैसे हमारा ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है या आयन है, इस पर N पॉजिटिव चार्ज है तो ये आयन है, और N पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो ये एक आयन नहीं है। तो ऐसे लिगेंड जो इससे जुड़ें और 5 या 6 सदस्यीय रिंग का निर्माण कर लें, जैसे एथिलीन डाइएमीन NH2 NH2 CH2 CH2। तो ये एथिलीन डाइएमीन जो होता है एक किलेट रिंग बनाता है। ठीक है, ये केंद्रीय धातु आयन से इस तरीके से जुड़ता है और 5 सदस्यीय रिंग का निर्माण कर रहा है। देखिए 5 सदस्य हो गए हैं इस रिंग में, 1 2 3 4 5। तो ये 5 सदस्यीय रिंग बन रही है, तो इसलिए ये एक किलेट लिगेंड है। ठीक है, और इस तरह से किसी किलेट रिंग का बनना किलेटिंग कहलाती है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? किलेटिंग। ये क्रिया किलेटिंग है या किलेटीकरण कहलाती है, ये किलेटीकरण। तो क्वेश्चन हो सकता है कि किलेट लिगेंड क्या है, किलेटिंग क्या है या किलेटीकरण क्या है। ठीक है, तो समझ में आ गया किलेट क्या है। नेक्स्ट है उभयदंती लिगेंड। देखिए ऐसे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु हो, ऐसे लिगेंड जिसमें 2 दाता परमाणु हो, ऐसे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु हो, लेकिन उनमें से कोई एक ही, इनमें से कोई एक ही है ना उपसह संयोजक बंध बनाता हो, दोनों ना बनाते हो, केवल एक बनाता हो, तो इस प्रकार के लिगेंड को कहते हैं उभयदंती लिगेंड। इसके उदाहरण हैं जैसे NO2 1 नेगेटिव, NO2 1 नेगेटिव। तो NO2 1 नेगेटिव की अगर हम संरचना देखें तो निम्न 2 प्रकार से हम इसकी संरचना बना सकते हैं। तो ये नेगेटिव यहाँ रहेगा ऊपर और ये दूसरी O N के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ेगी। तो यहाँ पर ये जो N है, ये N भी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से उपसहसंयोजक बंध बना सकता है इस तरीके से। ठीक है, एक प्रकार तो ये हुआ। दूसरे तरीके में ये जो O निगेटिव है, O निगेटिव, ये भी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ उपसहसंयोजक बंध बना सकता है। ठीक है, तो दूसरा प्रकार ये हुआ, लेकिन एक समय पर बनाता एक ही परमाणु है। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं बनाते, तो ऐसे लिगेंड को उभयदंती लिगेंड कहते हैं। तो NO2 1 नेगेटिव क्या है? एक उभयदंती लिगेंड है। ऐसे ही एक होता है थायोसाइनेट आयन SCN1 नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर S भी उपसहसंयोजक बंध बना सकता है और N भी उपसहसंयोजक बंध बना सकता है, तो इसलिए यह भी एक उभयदंती लिगेंड है। उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। देखिए केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या लिगेंड द्वारा बनाए गए उपसह संयोजक बंधों की कुल संख्या को कहते हैं। ठीक है, कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है तो उसकी उपसह संयोजन संख्या क्या होगी कि लिगेंड ने उसके साथ कितने उपसह संयोजक बंध बनाए हैं, उसी को उसकी समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। उदाहरण जैसे PtCl6 4 नेगेटिव में Pt की समन्वय संख्या 6 है, तो यहाँ पर Pt की समन्वय संख्या 6 है क्योंकि यहाँ पर 6 लिगेंड हैं और इन्होंने 6 उपसहसंयोजक बंध प्लेटिनम के साथ बनाए हैं। ठीक है, तो इसलिए प्लेटिनम की समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या 6 होगी। दूसरे एग्जाम्पल में निकिल 4 अमोनियम लिगेंड से जुड़ा है। ठीक है, 4 अमोनिया लिगेंड से जुड़ा है,
इन लिगेंड को एमीन कहते हैं, तो यहाँ पर निकिल की समन्वय संख्या 4 होगी। इस तीसरे एग्जाम्पल में निकिल के साथ 4 लिगेंड जुड़े हैं, तो इसलिए यहाँ पर निकिल की समन्वय संख्या भी 4 होगी। नेक्स्ट है समन्वय बहुफलक क्या है। देखिए, लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़कर एक निश्चित ज्यामितीय आकृति बनाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो किसी भी संरचना में जुड़ सकते हैं, किसी भी आकृति में जुड़ सकते हैं, तो वे एक जुड़कर के निश्चित ज्यामितीय आकृति बनाते हैं और इसी को समन्वय बहुफलक कहते हैं। ठीक है, तो ये समन्वय बहुफलक यानी ये ज्यामितीय आकृतियाँ संकरण पर निर्भर करती हैं, संकरण पर निर्भर करती हैं। केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड जब एक दूसरे से एक उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ते हैं, तो वहाँ पर जो संकरण होता है उसी के अनुसार समन्वय बहुफलक, ठीक है, अर्थात इसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। जैसे यदि sp3 संकरण है, ठीक है, तो बने संकुल की ज्यामितीय आकृति चतुष्फलकीय होगी। ठीक है, चतुष्फलकीय होगी। और चतुष्फलकीय में कैसा होता है, कैसी होती है संरचना, ये कुछ इस तरीके से होती है। तो ये चतुष्फलकीय आकृति ऐसी होगी। दूसरा, अगर संकरण DsP2 होता है तो वर्ग समतलीय होगी। तो वर्ग समतलीय आकृति कैसी होती है, ये कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, वर्ग समतलीय। DsP3 या sp3d संकरण है तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति होती है। तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति कैसी होगी, देखिए ये तो हो गई त्रिकोणीय संरचना और द्विपिरामिडीय, तो यहाँ पर एक पिरामिड होगा और एक पिरामिड नीचे होगा। ठीक है, तो ये संरचना कहलाती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ठीक है, नेक्स्ट है D2sp3 या sp3d2, ये होती है वर्ग द्विपिरामिडीय या अष्टफलकीय। ये संरचना कुछ इस तरीके की होती है। एक पिरामिड इसमें, ये वर्ग समतलीय संरचना हो गई, एक पिरामिड इसमें ऊपर होगा और एक नीचे। तो इसमें 8 फलक बनते हैं, ये इसमें 8 फलक बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए संरचना को अष्टफलकीय संरचना कहते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या की गणना कीजिए। जैसे हमें एक एग्जाम्पल दे दिया है K4FeCN6। ठीक है, ये वियोजन पर 4K1 पॉजिटिव प्लस FeCN6 4 निगेटिव आयन देता है। ठीक है, तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन यहाँ पर Fe है, तो यहाँ पर हमें Fe की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए, ऑक्सीकरण संख्या के नियमों के अनुसार जिसकी ऑक्सीकरण संख्या हमें ज्ञात करनी होती है उसे x मान लेते हैं। ठीक है, और इसमें 6 Cn निगेटिव आयन हैं जिन्हें लिगेंड कहते हैं, तो 6 गुना Cn की ऑक्सीकरण संख्या, Cn निगेटिव की ऑक्सीकरण संख्या, और इन सब का योग होता है -4 के बराबर। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या के नियमों के अनुसार एक बहुपरमाणु आयन में उपस्थित समस्त परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। ठीक है, इस नियम के अनुसार Fe की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 6 Cn निगेटिव की ऑक्सीकरण संख्या और बराबर होगी इस बहुपरमाणु आयन के ऊपर उपस्थित आवेश के। ठीक है, तो x जमा 6 गुना Cn की ऑक्सीकरण संख्या -1 है क्योंकि Cn के ऊपर एक निगेटिव चार्ज है, और इन सब का योग -4, x बराबर -4, इधर आके +6 बराबर +2। तो यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 है।
तो इस प्रकार से हम सभी संकर आयनों में या संकुल आयनों में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या की गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट है होमोलेप्टिक या और आएगा यहाँ पर होमोलेप्टिक या और हेट्रोलेप्टिक संकुल। होमोलेप्टिक होमोलेप्टिक संकुल वे होते हैं जिनमें समान प्रकार के यानी एक ही प्रकार के लिगेंड होते हैं। जैसे CuNH3 की 4 पॉजिटिव, इसमें 4 लिगेंड हैं और चारों ही NH3 हैं, समान हैं, इसलिए ये होमोलेप्टिक है। FeCN6 नेगेटिव में 6 लिगेंड हैं और 6 के 6 CN हैं अर्थात समान हैं, तो इसलिए ये भी एक होमोलेप्टिक संकुल है ना। एक और हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, यहाँ पर 2 लिगेंड NH3, 1 लिगेंड Cl और 1 लिगेंड NO2। ठीक है, तो 3 प्रकार के लिगेंड हैं, यानी तीनों ही भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड हैं, इसलिए यह एक हेट्रोलेप्टिक संकुल है। एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं CONH3 की 4Cl2, तो यहाँ पर 4 लिगेंड NH3 और 2 लिगेंड Cl हैं। ठीक है, तो टोटल 6 लिगेंड हैं, लेकिन वे भिन्न हैं, इसलिए यह एक हेट्रोलेप्टिक संकुल है। ठीक है, बल्कि संकुल आयन है, ये संकुल आयन है और ये संकुल यौगिक है। उपसह संयोजक यौगिकों का नामकरण। नामकरण इस आधार पर किया जाता है कि वो यौगिक जल में वियोजित होकर धनायनिक संकर देता है या ऋणायनिक संकर देता है या कोई संकर आयन नहीं देता है, तो इस आधार पर इनका नामकरण किया जाता है। जैसे हम पहले नामकरण पढ़ेंगे धनायनिक और उदासीन संकरों का, यानी धनायनिक संकर वे होंगे जो जल में घुलकर धनात्मक संकर आयन देंगे, यानी ऐसा संकर आयन जिस पर धनावेश होगा, और उदासीन संकर जो जल में वियोजित नहीं होगा। तो इनका नामकरण इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले लिगेंड की संख्या लिखी जाती है, उसके बाद लिगेंड का नाम लिखा जाता है, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, और इसके बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंकों में, और उसके बाद ऋणायन का नाम। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे हमने यहाँ पर एक संकर यौगिक ले लिया है CuNH3 की 4SO4, यह एक धनायनिक संकर है। यह एक धनायनिक संकर है क्योंकि यह जब जल में वियोजित होगा तो CuNH3 की 4 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव आयन देगा, तो इससे प्राप्त संकर आयन पर धनावेश होगा, इसलिए यह एक धनायनिक संकर है। तो इसके नामकरण के लिए सबसे पहले हमें इसमें लिखनी है लिगेंड की संख्या। तो देखिए यहाँ पर लिगेंड कितने हैं, 4, तो 4 के लिए लिखा जाता है टेट्रा। ठीक है, टेट्रा। फिर इस लिगेंड का नाम, इस लिगेंड का नाम होगा एमीन, तो टेट्रा एमीन। NH3 लिगेंड का नाम होता है एमीन। सभी लिगेंड की एक तालिका है, वो इसमें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फिर लिखना है हमें केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, तो केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ पर कॉपर है, कॉपर। फिर इसके बाद लिखना है ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंकों में, तो यहाँ पर Cu की ऑक्सीकरण संख्या देखिए कितनी है। तो अगर हम इसको जल में घोलेंगे तो SO4 2 नेगेटिव और CuNH3 की 4 2 पॉजिटिव, तो यहाँ इस संकर आयन पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो NH3 एक उदासीन लिगेंड है, तो इसलिए यह 2 पॉजिटिव चार्ज Cu पर है। ठीक है, तो Cu की ऑक्सीकरण संख्या हुई +2, तो +2 को रोमन अंक में लिखेंगे इस तरीके से सेकंड, और इसके बाद हमें लिखना है ऋणायन का नाम, और ऋणायन है यहाँ पर SO4 2 नेगेटिव, और इसका नाम होता है सल्फेट। ठीक है, तो इसका पूरा नाम बन गया टेट्रा एमीन कॉपर सेकंड सल्फेट। नेक्स्ट संकर है NiCO4। यह एक उदासीन संकर है क्योंकि यह जल में घुलता नहीं है, यह जल में अपने आयनों में वियोजित नहीं होता है, तो इसलिए यह एक उदासीन संकर है। तो उदासीन संकर का नाम भी इसी प्रकार से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमें इसमें लिखनी है लिगेंड की संख्या। लिगेंड की संख्या यहाँ पर 4,
तो 4 के लिए लिखते हैं टेट्रा। CO लिगेंड का नाम होता है कार्बोनिल, तो टेट्रा कार्बोनिल। इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का नाम, तो वो क्या है यहाँ पर, निकिल। ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंकों में, देखिए यहाँ पर कोई काउंटर आयन नहीं है, तो इसलिए यह एक, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यानी 0 चार्ज है इसके ऊपर। तो CO भी एक उदासीन लिगेंड है, तो अर्थात ये 0 ऑक्सीकरण संख्या किसकी होगी, निकिल की। तो इसलिए यहाँ पर निकिल की ऑक्सीकरण संख्या 0, तो पूरा नाम बनेगा टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। ठीक है, ऋणायन यहाँ पर नहीं है, इसलिए ऋणायन का नाम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है CrNH3 की थ्राइस, H2O की थ्राइस, Cl3। तो यहाँ पर 2 लिगेंड हैं, एक एमीन, दूसरा एक्वा। ठीक है, H2O को एक्वा कहते हैं, जब ये लिगेंड के रूप में कार्य करता है तब इसका नाम एक्वा है। तो यहाँ पर 2 भिन्न लिगेंड हैं। अब पहले किस लिगेंड का नाम लिखा जाए, तो उसके लिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का उपयोग करते हैं। एमीन ए से प्रारंभ हो रहा है और एक्वा भी ए से प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, तो तब हम इनके सेकंड लेटर का देखते हैं। तो यहाँ पर सेकंड लेटर है M और यहाँ है Q, तो M पहले आ जाएगा Q से, तो इसलिए एमाइन यानी NH3 लिगेंड का नाम पहले लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 3 NH3 हैं, तो इसलिए लिखा जाएगा ट्राई, 3 के लिए ट्राई एमीन। ठीक है, फिर इसका ट्राई एक्वा, और फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम क्रोमियम, ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीकरण संख्या। देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ इस उपसह संयोजक आयन से 3 Cl निगेटिव जुड़ी हैं। ठीक है, तो -1 × 3, तो 1 Cl पर 1 निगेटिव होता है, 3 Cl पर 3 निगेटिव, तो इस सारे पर क्या होगा, 3 पॉजिटिव। ठीक है, 3 पॉजिटिव होगा। अब ये NH3 और H2O दोनों ही उदासीन लिगेंड हैं, तो ये 3 पॉजिटिव Cr पर होगा, क्रोमियम पर होगा, इसलिए क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंक में लिखी जाएगी 3rd। इसके बाद ऋणायन का नाम, ऋणायन है यहाँ पर क्लोराइड। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि Cl3 लिखा है, इसलिए ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे। ठीक है, जो ट्राई, डाई, टेट्रा, पेंटा आदि शब्द हैं, ये केवल लिगेंड की संख्या के अनुसार ही लिखे जाते हैं, है ना, सामान्य आयन के लिए नहीं लिखे जाते, तो इसलिए केवल यहाँ पर क्लोराइड लिखेंगे, ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे। ऋणायनिक संकर का नामकरण, ऋणायनिक संकर का नामकरण इस प्रकार से किया जाता है, इसमें सबसे पहले धनायन का नाम लिखा जाता है, उसके बाद लिगेंड की संख्या लिखी जाती है। यदि लिगेंड 2 हैं तो डाई शब्द का उपयोग होगा, 3 हैं तो ट्राई, 4 हैं तो टेट्रा, 5 हैं तो पेंटा, 6 हैं तो हेक्सा, इस तरह आदि शब्दों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद लिगेंड का नाम लिखा जाता है। ठीक है, अगर कोई लिगेंड F है तो फ्लोरो, Cl निगेटिव है तो क्लोरो, Br निगेटिव है ब्रोमो, I निगेटिव है आयोडो, Cn निगेटिव है साइनो, OH निगेटिव है हाइड्रोक्सो, O2 निगेटिव ऑक्सो, H निगेटिव हाइड्रो, CO3 2 निगेटिव कार्बोनेटो, C2O4 2 निगेटिव ऑक्जिलेटो, SO3 2 निगेटिव सल्फेटो या सल्फाइटो, SO4 2 निगेटिव सल्फेटो, है ना, NH2 1 निगेटिव एमिडो, NH3 एमीन, EN एथेन 1 2 डाईएमीन, H2O एक्वा, CO कार्बोनिल, है ना, NO नाइट्रोसिल आदि शब्दों का उपयोग करते हैं। इसके बाद लिखते हैं केंद्रीय धातु का नाम। ठीक है, और उसमें 8 शब्द जुड़ता है। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर केंद्रीय धातु हमारी निकिल है, निकिल, तो यहाँ नाम लिखा जाता है ऋणायनिक संकर में निकिलेट, निकिलेट। ठीक है, अगर ये प्लेटिनम है तो लिखा जाता है प्लेटिनेट,
अगर यह आयरन है, Fe है, तो नाम लिखा जाएगा फेरेट। ठीक है, तो इस तरह से ये नाम लिखे जाते हैं। कॉपर है तो क्या लिखा जाएगा, क्यूप्रेट, क्यूप्रेट। इस तरह से आदि शब्दों के उपयोग होंगे जिससे कि उनमें 8 शब्द जोड़ा जा सके। इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाएगी रोमन अंकों में। तो ये एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। तो इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि यह एक ऋणायनिक संकर है, क्योंकि इसको जब जल में घोलेंगे तो यहाँ से हमें 4 K पॉजिटिव आयन प्राप्त होंगे और NiCN4 4 निगेटिव प्राप्त होगा। तो यानी संकर आयन पर ऋणावेश है, यहाँ पर 4 निगेटिव आवेश है, तो इसलिए यह एक ऋणायनिक संकर है। तो सबसे पहला मैं धनायन का नाम लिखना, तो धनायन है यहाँ पर पोटेशियम, तो पोटेशियम। 4 हैं तो टेट्रा शब्द नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सामान्य आयन है। इसके बाद लिगेंड की संख्या, 4 हैं लिगेंड तो टेट्रा। नाम CN निगेटिव का नाम साइनो, तो टेट्रा साइनो। इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम निकिल, और निकिल को जब वो ऋणायनिक संकर में हो तब लिखते हैं निकिलेट, निकिलेट। और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीकरण संख्या। देखिए इस सारे पर 4 निगेटिव चार्ज आया है 4 K पॉजिटिव के कारण, और 1 CN पर 1 निगेटिव होता है तो 4 CN पर 4 निगेटिव होगा। ठीक है, 4 CN पर 4 निगेटिव होगा तो बाहर कितना बचेगा, अब बाहर हमें बचाना है, इसमें 4 निगेटिव ही बाहर हमें इसमें बचाना है। तो इसलिए यहाँ पर निकिल की ऑक्सीकरण संख्या 0 होनी चाहिए, लेकिन ये 0 नहीं होती है ना, यहाँ पर 0 नहीं है इसकी, तो फिर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो 4 CN की बजाय यहाँ पे 6 CN है। ठीक है, तो ये गलती हो रहा है क्वेश्चन बुक में ही, तो यहाँ पर 6 CN है, तो 6 के लिए यहाँ क्या कर देंगे, हेक्सा, हेक्सा साइनो निकिलेट। अब यहाँ पर इसकी +2 ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 6 निगेटिव हो गया ना टोटल चार्ज, तो बाहर 4 निगेटिव बचाना है, तो Ni पर 2 पॉजिटिव होना चाहिए, तो सेकंड आ जाएगा ब्रैकेट में। तो पूरा नाम बन जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनो निकिलेट सेकंड। नेक्स्ट है संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिए इस सिद्धांत के कुछ मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला, इसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है वो लिगेंड से बंध बनाने के लिए उचित संख्या में रिक्त ऑर्बिटल उपलब्ध कराता है। यानी जितने लिगेंड उसमें जुड़ने होते हैं केंद्रीय धातु परमाणु उतने ही ऑर्बिटल है ना उसको रिक्त करके देता है। सेकंड बिंदु है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के रिक्त ऑर्बिटल संकरण में भाग लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी ऊर्जाएं भिन्न होती हैं तो उनकी ऊर्जाओं को समान करने के लिए उन्हें संकरण करना पड़ता है। तो संकरण में समान संख्या के उतने ही संकरित ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, यानी संकरण से पहले भिन्न ऊर्जा के जितने ऑर्बिटल संकरण में भाग लेते हैं, संकरण के पश्चात समान संख्या में उतने ही संकरित ऑर्बिटल बनते हैं। तीसरा बिंदु है यदि संकर यौगिक में n-1d ऑर्बिटल, यदि संकर यौगिक में n-1d ऑर्बिटल भाग लेता है तो इन्हें आंतरिक कक्षक संकुल कहते हैं, आंतरिक कक्षक संकुल कहते हैं। और यदि n-1d ऑर्बिटल भाग नहीं लेता है तब इन्हें बाह्य कक्षक संकुल कहते हैं। फिर ये बाह्य कक्षक संकुल होते हैं। चौथा पॉइंट है अगर संकर यौगिक में परबल लिगेंड है, परबल लिगेंड, तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है जिससे उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है और ऐसे संकुलों को निम्न परचक्रण संकुल कहते हैं। दूसरे, दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है तो ऐसे संकुल उच्च परचक्रण संकुल कहलाते हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। तो ये संयोजकता आबंध सिद्धांत है। संयोजकता आबंध सिद्धांत की कमियां।
इसमें दो कमियां हैं। एक तो यह सिद्धांत संकुल यौगिकों के रंग की व्याख्या नहीं करता। दूसरा, इसमें एक ही धातु से कुछ लिगेंड तो आंतरिक कक्षक संकुल बनाते हैं और कुछ लिगेंड बाह्य कक्षक संकुल बनाते हैं। तो ये सिद्धांत इनकी व्याख्या भी नहीं करता। तो ये दो कमियां इसमें हैं। संयोजकता आबंध सिद्धांत के अनुप्रयोग। संयोजकता आबंध सिद्धांत की सहायता से हम किसी संकुल यौगिक के चुंबकीय व्यवहार की व्याख्या कर सकते हैं। उसके केंद्रीय धातु परमाणु या आयन पर संकरण की व्याख्या भी कर सकते हैं। तो इसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया है CONH3 की 6 पॉजिटिव। तो यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कोबाल्ट है CO, और कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s2। पहले 4s2 में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर लिए हैं, फिर देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन शेष हैं। तो यहाँ तक 10 18 20 और यहाँ पर 27। ठीक है, पूरा हो गया। और 4p0। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब यहाँ पर जो CO है इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 है। ठीक है, क्योंकि NH3 एक उदासीन लिगेंड है और इस संकर आयन पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो 3 पॉजिटिव चार्ज वास्तव में यहाँ CO पर है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि CO ने यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन त्याग किए हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल से हम निकाल देंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो 4s से निकल जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन इसका 3d से निकल जाएगा। तो क्या शेष बचेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s0 4p0। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ 2 आउटर मोस्ट सेल 3d6 4s0 4p0। ठीक है, अब हम जानते हैं कि D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, dxy dyz dzx dx² - y² dz², और उसमें ये 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 1 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं। 4s में एक ही ऑर्बिटल होता है जिसमें 0 इलेक्ट्रॉन है। 4p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, pxy py px py pz, तो ये 3 ऑर्बिटल p के हैं। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं, लेकिन प्रयोगों द्वारा ये देखा गया है कि CONH3 की 6 पॉजिटिव एक प्रतिचुंबकीय संकुल है। इसका अर्थ यह है कि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। तो NH3 क्या है, एक लिगेंड है, की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि यह संकुल प्रतिचुंबकीय है, इसलिए इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने चाहिए। तो इसलिए क्या होगा, NH3 लिगेंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है। युग्मन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन निकल करके आ जाएगा इस वाले ऑर्बिटल में और ये निकल कर आ जाएगा इस वाले ऑर्बिटल में। तो इस तरह 3d 4s और 4p में इलेक्ट्रॉनों की क्या स्थिति बनेगी वो देख लेते हैं। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पर 2 हो जाएंगे और इसमें 2 हो जाएंगे, ये 2 ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे। ठीक है, 4s में एक ही ऑर्बिटल है, वो पहले से ही खाली था। p में 3 ऑर्बिटल हैं, वे भी पहले से ही खाली हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें 6 लिगेंड हैं, तो 6 लिगेंड से एक लिगेंड से 2 इलेक्ट्रॉन एक खाली ऑर्बिटल में आते हैं, है ना। 6 ऑर्बिटल से 12 इलेक्ट्रॉन के लिए 6 खाली ऑर्बिटलों की आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो हमारे पास यहाँ 6 खाली ऑर्बिटल उपलब्ध हैं, लेकिन ये संकृत नहीं है क्योंकि इनकी ऊर्जाएं भिन्न भिन्न हैं, इसलिए यह NH3 के उन युग्मित ऑर्बिटलों के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इनका संकरण करना आवश्यक है। तो संकरण हमें आवश्यकता अनुसार ही करना है, यानी जितने रिक्त ऑर्बिटलों की आवश्यकता है उनका ही संकरण हमें करना है। तो 6 लिगेंड के लिए हमें 6 ऑर्बिटलों का संकरण करना है, 1 2 3 4 5 6। अब क्योंकि यहाँ संकरण में
आंतरिक डी कक्षक है ना भाग ले रहे हैं D2, एक S भाग ले रहा है, 3 P भाग ले रहे हैं, तो इसलिए संकरण का प्रकार हुआ D2sp3। क्योंकि इसमें आंतरिक D भाग ले रहे हैं इसलिए ये क्या कैसा संकुल होगा, आंतरिक कक्षक संकुल, आंतरिक कक्षक संकुल होगा ये। ठीक है, अब हमने VBT में पढ़ा था कि संकरण के पश्चात है ना उतने ही संकरित ऑर्बिटल बनते हैं जितने संकरण में भाग लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऑर्बिटल बनेंगे और इन 6 ऑर्बिटलों का नाम होगा D2sp3 संकरित ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब 6 लिगेंड से 6NH3 लिगेंड से 12 इलेक्ट्रॉन इन 6 D2sp3 संकरित ऑर्बिटल में समावेशित होते हैं। ठीक है, तो भाई एक NH3 से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, इन्हें क्रॉस से भी दिखा सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं, दोनों तरीके हैं। तो दूसरे NH3 से इसमें आ गए, तीसरे से इसमें आ गए, चौथे से इसमें आ गए, पांचवें से इसमें आ गए, छठे से इसमें आ गए। तो इस प्रकार से ये सभी ऑर्बिटल 2-2 इलेक्ट्रॉनों से भर जाते हैं। अब यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, तो इसलिए ये प्रति चुंबकीय होता है, इसलिए ये संकुल प्रत्यय चुंबकीय होगा। ठीक है, और रंग की बात करें अगर, हालांकि VBT के आधार पर रंग की व्याख्या नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो रंग कैसा होगा, रंगहीन, क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है, इसलिए यह रंगहीन होगा। इसके पश्चात इसमें संकरण की बात करें तो केंद्रीय धातु परमाणु यानी कोबाल्ट पर संकरण है D2sp3, और जब D2sp3 संकरण होता है तब इसकी संरचना कैसी होती है, D2sp3 के लिए अष्टफलकीय, इसलिए इसकी संरचना अष्टफलकीय होगी। ठीक है, तो ये इतने गुणों की व्याख्या हम संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर कर सकते हैं, रंग की नहीं कर सकते, इसकी व्याख्या नहीं करता है ये। नेक्स्ट है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत अर्थात CFT। देखिए CFT जो है D सब सेल के जो ऑर्बिटल होते हैं वे सामान्यतः डीजनरेट होते हैं, अर्थात उनकी ऊर्जाएं बराबर होती हैं, सेम होती हैं। लेकिन जैसे ही वे लिगेंड के संपर्क में आते हैं तो उन D सब सेल के सभी ऑर्बिटलों की ऊर्जाओं में वृद्धि हो जाती है। वृद्धि होने से उनका स्थायित्व कम हो जाता है और वे T सब सेल के ऑर्बिटलों का विपाटन हो जाता है, अर्थात में टूट जाते हैं, वे 2 समूहों में टूट जाते हैं। तो इन दोनों समूहों में एक समूह को T2G कहते हैं और दूसरे समूह को EG कहते हैं। T2G में D सब सेल से प्राप्त 3 ऑर्बिटल रहते हैं, DXY, DYZ, DZX, और EG समूह में D उपकोष से प्राप्त शेष 2 ऑर्बिटल रहते हैं, DX² - Y² DZ²। अष्टफलकीय में जो EG होता है, EG समूह है, इसकी ऊर्जा T2G समूह से अधिक होती है, लेकिन चतुष्फलकीय में ये उल्टा होता है। तो इस प्रकार CFT को हम एक डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। ये ऊर्जा है, ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती हुई है, ये D उपकोष के 5 ऑर्बिटल हैं। ठीक है, तो ये डीजनरेट है, अर्थात इनकी ऊर्जा अब समान है। लेकिन जैसे ही ये लिगेंड के प्रभाव में आएंगे, तो लिगेंड के जैसे ही ये संपर्क में आएंगे तो इनकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, पहले इनकी ऊर्जा इतनी थी और वृद्धि होकर के अब ऊर्जा इनकी इतनी हो गई है, यानी वृद्धि हो गई है। वृद्धि होने से 2 समूहों में टूट गए, एक T2G और दूसरा EG। T2G में D उपकोष से प्राप्त ये 3 ऑर्बिटल आ गए और EG में D उपकोष से प्राप्त ये 2 ऑर्बिटल आ गए।
इन दोनों समूहों के बीच में ऊर्जा अंतराल 1 डेल्टा ओ होता है। डेल्टा ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि ये अष्टफलकीय में है, ठीक है। और इसको विपाटन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। ये विपाटन ऊर्जा है डेल्टा जीरो, डेल्टा ओ। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा यानी डेल्टा ओ का मान संकुल की ज्यामिति के अतिरिक्त लिगैंड की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। यदि लिगैंड अधिक ऋणावेशित होगा और छोटे आकार का होगा तो उसके लिए डेल्टा ओ का मान प्राय अधिक होगा। डेल्टा ओ का मान जितना अधिक होगा वह लिगैंड उतना ही अधिक विपाटन करेगा, ठीक है। तो लिगैंड की विपाटन ऊर्जा के आधार पर उनको बढ़ते क्रम में रखने पर एक श्रेणी का निर्माण होता है जिसे स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहते हैं। स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या है। तो जब विभिन्न लिगेंड्स को उनकी बढ़ती हुई विपाटन ऊर्जा के क्रम में रखते हैं तो एक श्रेणी का निर्माण होता है और इस श्रेणी को स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहते हैं, ठीक है।